हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आज हम चैप्टर हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर हाउ व्हेन एंड वेयर चैप्टर फर्स्ट का हम टॉपिक आज करने जा रहे हैं। पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री आपके पेज नंबर 4 बुक के अंदर ये दे रखा है। पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री के बारे में हम आज जानेंगे कि किस तरह से हिस्ट्री को पीरियडाइज किया जा सकता है। उससे पहले देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकली तरीके से बहुत मजेदार तरीके से आपको समझाना चाहूंगा कि किसी भी चीज को पीरियडाइज करने से पहले, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री को हम पीरियडाइज कर रहे हैं, तो देखिए पीरियडाइजेशन होता क्या है। पीरियडाइजेशन का मतलब होता है किसी भी टाइम पीरियड को किसी पर्टिकुलर टाइम में अलग अलग तरह से डिवाइड करना। ठीक है, किसी भी टाइम पीरियड को डिवाइड करना अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली। मान लीजिए जैसे आप फर्स्ट क्लास में हैं, ठीक है, आप फर्स्ट मतलब जैसे फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, तो आप उस टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज होते जा रहे हैं। जैसे आपको फर्स्ट पीरियड में आपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ा, ठीक है, सेकंड पीरियड में आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, थर्ड पीरियड में ऐसे करते करते आप 8th पीरियड तक अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो हर पीरियड में आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानकारी लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, यही पीरियडाइजेशन कहलाता है। तो हिस्ट्री का भी पीरियडाइजेशन किया जाता है। देखिए, हमने फर्स्ट लेक्चर में जाना था, हमने जब जाना था कि एंशिएंट पीरियड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, अलग अलग तरीके से हिस्ट्री हमने पढ़ी थी। तो वही चीज पीरियडाइजेशन कहलाती है, किसी भी टाइम को पर्टिकुलर पीरियड ऑफ एरियाज में डिवाइड करना। ठीक है, जैसे कि मैंने कल क्या किया था, तो यस्टरडे के पीरियड में जाना जाएगा। आज मैं क्या कर रहा हूँ वो टुडे आज देखेंगे, और मैं कल क्या करूंगा वो हम टुमारो कल देखेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको पीरियडाइज कर दिया। टेंसेस पढ़ते हैं, ठीक है, टेंस में पीरियड होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट, तो हर चीज का एक तरह से पीरियड होता है। पीरियड मतलब हर एक का टाइम पीरियड होता है। इस पीरियड में इसको पढ़ना है, इस पीरियड में इसको पढ़ना है, इस पीरियड में इसको पढ़ना है। वैसे हिस्ट्री का भी पीरियडाइजेशन किया गया है। हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है, काफी बड़ी हिस्ट्री, तो इसको पढ़ना क्या है, काफी हार्ड लगता है, इसलिए हमने उसको अलग अलग पार्ट में पढ़ने की कोशिश की है। पीरियडाइजेशन आपके दे रखा है, तो पीरियडाइजेशन क्या होता है, पीरियडाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज पीरियडाइजेशन? व्हाट इज पीरियडाइजेशन? बाय वी रीड पीरियडाइजेशन। ठीक है, पीरियडाइजेशन मतलब पीरियड को डिवाइड करना टाइम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, पीरियडाइजेशन का क्या डेफिनेशन बन सकती है? देखिए, पहले तो ये जान लीजिए, पीरियडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टडी द कैटेगराइज द पास्ट इनटू डिक्रीट क्वालिफाइड नेम ब्लॉक्स ऑफ टाइम। हर एक के टाइम पीरियड के हिसाब से किसी को डिवाइड करना। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट पीरियड में हमने इंग्लिश पढ़ा, सेकंड पीरियड में हमने हिंदी पढ़ी, ठीक है, थर्ड पीरियड में हमने सोशल स्टडीज पढ़ी। ठीक है, ऐसे करते करते हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट पीरियड में एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ा, सेकंड में दूसरी पर्टिकुलर एक दूसरी चीज के बारे में पढ़ा, थर्ड पीरियड में हमने अलग चीज के बारे में पढ़ा। वैसे हिस्ट्री को क्या किया जाता है, हिस्ट्री को भी अलग अलग पीरियड के टाइम से डिवाइड किया जाता है कि अर्ली ह्यूमंस क्या काम करते थे, उसको हम एशियन में पढ़ते थे। मिडिवल मतलब जो राजाओं ने किस तरह से रूल किया, किस तरह से मोनार्की थी, किस तरह से अलग अलग वॉर जीते या हारे, जो भी चीजें वो मिडिवल में हम पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद मॉडर्न की किस तरह से मॉडर्न पीरियड ने हमारी लाइफ में इफेक्ट किया, इसलिए हम इनको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पीरियड। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि पीरियडाइजेशन आपकी बुक में किस तरह से दे रखा है। देखिए, एक बहुत वी कैन शो सिग्निफिकेंट चेंजेस बिटवीन द डिफरेंट टाइम पीरियड। तो पीरियडाइजेशन क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन हो सकती है, वी कैन शो द significant, we can show changes between the different time periods। ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय पीरियडाइजेशन, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, वी कैन शो सिग्निफिकेंट चेंजेस बिटवीन द डिफरेंट टाइम पीरियड। हम अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते हैं, यही क्या कहलाता है, पीरियडाइजेशन कहलाता है। ठीक है, पीरियडाइजेशन का अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से पढ़ना। तो देखिए, एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, देखिए इसके बारे में आपकी बुक में लिखा है, जेम्स मिल के बारे में। जेम्स मिल इन 1817 में जेम्स मिल एक बहुत बड़े स्कॉलर थे,
ठीक है, स्कॉलर थे, स्कॉटिश स्कॉलर, एक तरह से इकोनॉमिस्ट थे। फिलोसोफर थे, मतलब एक तरह से विचारवादी, एक तरह से आर्थिक व्यवस्था इन सभी चीजों को देखते। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने हमारी इंडिया की हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट थे देखिए, उन्होंने जो ये थे ब्रिटिशर एक तरह से थे, ठीक है, सॉरी स्कॉटिश थे, स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने क्या है, इंडियन हिस्ट्री को क्या है, उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट था एक तरह हिंदू, दूसरा था मुस्लिम, और थर्ड था ब्रिटिश पीरियड। देखिए अलग अलग पीरियड्स हो गए कि हिंदू टाइम पे हिंदू पीरियड के बारे में जानते थे, मुस्लिम जब आए थे उन्होंने मुस्लिम पीरियड कहलाता था, फिर ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिश पीरियड हो गया, ठीक है, मतलब ब्रिटिश काल, हिंदू काल और मुस्लिम का काल, ठीक है, ये अलग अलग पीरियड से आ रहे हैं उन्होंने इस तरह से, क्योंकि उन्होंने क्या है वो एक तरह से बाहर से आए हुए थे, तो उनको ये पता था कि इंडिया जो है पहले हिंदू रहते थे, तो उन्होंने हिंदू पीरियड से क्लासिफाई कर दिया। फिर उसके बाद मुस्लिम आए हमारे इंडिया में एक तरह से इन्वेंटर्स, तो उसके बाद मुस्लिम पीरियड में डिवाइड कर दिया, फिर ब्रिटिश पीरियड के हिसाब से डिवाइड कर दिया, ठीक है। उनकी एक बुक थी, ठीक है, जेम्स मिल की एक बुक, ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट द नेम ऑफ द बुक ऑफ जेम्स मिल। तो उनकी बुक का क्या नाम था, A History of British India, A History of British India। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि राइट द नेम ऑफ द बुक ऑफ जेम्स मिल। जेम्स मिल की बुक का नाम लिखिए, A History of British India। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में क्या बताया था कि इंडियन हिस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पीरियड, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। इन्होंने अलग अलग टाइम में क्लासिफाई किया, उनकी बुक का नाम A History of British India, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब इन्होंने क्या है, हिंदू मुस्लिम रिसर्च एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन वाज वाइडली एक्सेप्टेड। उस टाइम पे 1817 के टाइम पे ये टाइम बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया गया कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ था, इनकी बात को काफी फेवर किया गया कि हिंदू पीरियड बिल्कुल सही है, हिंदू पहले थे, फिर उसका मुस्लिम आए, ब्रिटिश आए, तो उनकी बात को बहुत एग्री किया गया। लेकिन बाद में बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द प्रिडाइजेशन दैट जेम्स मिल ऑफर्ड। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि उस टाइम पे क्या है, एक किसी ने कहा कि हम इसके हिसाब से डिवाइड नहीं कर सकते कि हिंदू जो है हमारे हिंदी एक तरह से हमारे यहाँ पे इंडिया पे हिंदू लोगों का ज्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है, ज्यादातर हमारे क्या प्रोमिनेंसी किसकी है, हिंदूज की है, तो इस वजह से क्या है हिंदूज के बारे में ज्यादा बताना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अलग अलग पार्ट में, तो उन्होंने कहा कि इसको अकॉर्डिंग टू द रिलीजन या अकॉर्डिंग टू द कल्चर डिवाइड ना करते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड क्लासिफाई करना चाहिए। फिर इन्होंने टाइम पीरियड क्लासिफाई किया, फिर इसके हिसाब से क्या हुआ, 3 पार्ट निकाले गए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्कॉलर। बट जेम्स मिल की बातों को उस टाइम पे तो एक्सेप्ट किया गया, लेकिन इंडियन स्कॉलर ने इस चीज को नेग्लेक्ट किया। इंडियन स्कॉलर्स ने कहा कि हम ब्रिटिशर्स के बारे में, मुस्लिम्स के बारे में क्यों हिस्ट्री में पढ़े, क्योंकि हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इंडियन स्कॉलर्स ने, देखो जेम्स मिल ने तो कहा था कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। उन्होंने अपनी बुक में कहा, इनका नाम था A History of British India। लेकिन इंडियन स्कॉलर्स ने कुछ और बात कही, इंडियन स्कॉलर्स ने इनकी बात को नहीं माना। इंडियन स्कॉलर्स ने क्या कहा कि प्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से पीरियडाइजेशन होना चाहिए। तो इसके हिसाब से स्कॉलर्स ने क्या कहा, टाइम के हिसाब से कैसे पीरियडाइजेशन होना चाहिए, एक एंशिएंट हिस्ट्री, जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री, आज भी हम यही चीज पढ़ते हैं। अब जेम्स मिल की तो नहीं पढ़ते हम
हिस्ट्री की, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, उस टाइम पे हाँ वो चीज फेवर की जाती थी। लेकिन आज हम क्या पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब मैं इसका टाइम बता रहा हूं। देखो हमने बात की पीरियडाइजेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के हिसाब से इंडियन स्कॉलर्स ने टाइम देखो तो इसमें क्या बताया गया, बिगिनिंग टू 1206 AD, शुरुआत से लेके बिल्कुल आदि मानव के टाइम से लेके 1206 AD तक का टाइम एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, अब 1206 से लेके 1800 तक का टाइम मिडिवल हिस्ट्री। इसमें मतलब जितने भी कौन कौन आए थे, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, सभी लोग इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और जितने भी इन्वेंटर्स आए हैं बाहर से, जितने भी हमारे आक्रमणकारी राजा हैं, वो भी इस पीरियड में आ जाते हैं, काफी बड़े। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं आफ्टर 1800 AD, मतलब उसमें हम आजादी के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या रिवॉल्ट हुए, गांधी जी ने क्या क्या काम किया, भगत सिंह, और ये जितने भी हमारे रिवॉल्ट्स हुए, रिवॉल्यूशन हुए, ब्रिटिश और इंडिया के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जो कुछ भी हुआ वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस का भी हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये सभी चीजें। तो ये देखो कितना अच्छा क्लासिफाई किया गया है पीरियडाइजेशन को, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें कितना अच्छे से क्लियर हो गया है कि एंशिएंट हिस्ट्री में मतलब जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश हो, वो जो भी आए, जो कुछ भी उन्होंने काम किया, वो उसमें डिवाइड कर दिया जाए। ये पूरे वर्ल्ड के हिसाब से भी बिल्कुल सही लगती है। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री में हम देखें तो 1206 से लेके 1800 तक, ठीक है, जो भी रूलिंग पीरियड था, जो कॉलोनाइजिंग पीरियड था, हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे कॉलोनाइजेशन, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कॉलोनाइजेशन पीरियड था। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस या उसके आसपास के रिवॉल्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये तो आपका था पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। तो देखिए आप खुद ही समझ जाइए, जेम्स मिल ने पीरियडाइजेशन किया, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड। तो देखो ये बिल्कुल सूट नहीं करता। क्या सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ही थे क्या? और लोग नहीं थे क्या? और भी कई सारे रिलीजन थे। ठीक है, तो हम इसको इस हिसाब से क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंडिया में सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, हमारे कई तरह के रिलीजन्स हैं, कई तरह के कल्चर्स हैं, कई तरह के कस्टम्स हम फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सही है, इंडियन स्कॉलर्स ने क्लासिफाई किया एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज वेरी एप्रोप्रिएटिव मैनर टू क्लासिफाई द टाइम ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री हम क्या पढ़ते हैं, पास्ट के बारे में पढ़ते हो। पास्ट से बढ़िया हमने आपको पता होगा पिछली क्लास में हिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है, इवेंट्स और डेट्स के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, इवेंट्स और डेट्स मतलब क्या क्या काम हुए, और डेट्स देखो, डेट्स इसमें आइए, इसमें क्या डेट्स पता नहीं चल रही है कि हिंदू पीरियड किस टाइम तक हुआ, या मुस्लिम किस टाइम तक, ब्रिटिश किस टाइम तक। तो इट्स जस्ट नॉट सुटेबल मैनर, दैट्स अ वेरी एप्रोप्रिएट मैनर टू लर्न द हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू पीरियडाइजेशन। तो ये तो था हमारा पीरियडाइजेशन का पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलोनाइजेशन। अब कॉलोनाइजेशन क्या होता है, देखिए पेज नंबर आपके 5 पे टॉप मोस्ट पे आपके पॉइंट दे रखा है कॉलोनाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द पीरियडाइजेशन अकॉर्डिंग टू टाइम। तो पीरियडाइजेशन कैसे डिवाइड किया गया हिस्ट्री का, देखो आप खुद ही समझ जाइए कितना बढ़िया टाइम के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। इसमें सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ टाइम। अब आ जाते हैं कॉलोनाइजेशन में। कॉलोनाइजेशन क्या होता है बेटा, कॉलोनाइजेशन देखिए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के तौर से, एक बार रुकिएगा। कॉलोनाइजेशन में आप बात करते हैं कि कॉलोनीज के बारे में। देखिए कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि काफी पावरफुल होती हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो थोड़ी वीक होती हैं। ठीक है, हर तरह से कंट्रीज होती हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकली, हर तरीके से कंट्री होती है। तो कॉलोनाइजेशन क्या दे रखा है आपके, कॉलोनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, कॉलोनाइजेशन करते हैं। देखो इसका अगला टॉपिक क्या है, कॉलोनाइजेशन। ठीक है, अब कॉलोनाइजेशन क्या होता है, देखिए कॉलोनाइजेशन में आप देखिए एक चीज आ सकती है आपके एनी वन पावरफुल कंट्री। देखिए जैसे कोई बहुत बड़ी पावरफुल कंट्री है, कोई बड़ी सी ताकतवर कंट्री है, अब वो क्या करेगी, अपनी पावर को बहुत बढ़ाने की कोशिश करेगी। जैसे कोई इंसान है, उसके पास काफी पावर है, वो चाहेगा कि मैं और ज्यादा अपनी पावर को बढ़ाऊं, तो क्या करेगा, वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ेगा, जिससे क्या है बहुत बड़ी क्या बन जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, कुछ चीज बन जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगी, उसकी पावर बढ़ेगी। अब ऐसे ही कोई बड़ी पावरफुल कंट्री जो होती है,
वो क्या करती है, वो छोटी छोटी कंट्रीज को, जो उससे वीक जो कंट्रीज होती हैं, उनको क्या करती है, कॉलोनाइज करती है। उनको क्या करती है, कॉलोनाइज करती है। बड़ी बात, जैसे ब्रिटेन, इंग्लैंड की बात करते हैं। वहां इंग्लैंड उस टाइम पे क्या था, इंग्लैंड बहुत पावरफुल था। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी आई थी इंडिया के अंदर, मैंने आपको बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इंडिया को अपना कॉलोनाइज करना था। हम कह सकते हैं इंडिया इज अ कॉलोनाइज्ड कंट्री ऑफ ब्रिटेन, इंडिया इज अ कॉलोनाइज्ड कंट्री ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इंडिया को क्या बनाया गया, कॉलोनाइज बनाया गया। तो क्या होता है, कॉलोनाइजेशन की एक डेफिनेशन देखिए, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन क्या बन सकती है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कॉलोनाइजेशन, तो आप देखिए ये डेफिनेशन लिखिएगा, बहुत इजी डेफिनेशन है। The subjection of one country by another leading to the political, देखो सिंपल सी डेफिनेशन, अ पावरफुल कंट्री lead another country, या आप लिख सकते हैं अनदर वीक कंट्री पॉलिटिकली सोशली एंड इकोनॉमिकली। is called colonization। कॉलोनाइजेशन क्या होता है, कोई भी पावरफुल कंट्री किसी छोटी वीक कंट्री को पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली हर तरीके से कैप्चर कर ले। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कॉलोनाइजेशन कहलाता है। अब देखो ब्रिटेन, इंग्लैंड के लोग क्या है, हमारे यहाँ पे आए थे, काफी साल तक उन्होंने राज किया, रूल किया। ठीक है, उन्होंने पॉलिटिकली हमारे एक तरह से टेरिटरी को कमजोर बनाया, उन्होंने सारी पॉलिटिकल पावर भी अपने कंट्रोल में कर ली थी, सोशली सोसाइटी भी क्या है अपने कंट्रोल में कर रखी थी, इकोनॉमिकली भी हमें वीक बना रखा था। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कॉलोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई बड़ी ताकतवर कंट्री, मान लीजिए मैं अगर मान लीजिए कोई बहुत पावरफुल इंसान है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो मेरे को अपने अंडर में करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, फिर और किसी को करेगा, फिर ऐसे करते करते बहुत सारे लोग जब जुड़ जाएंगे तो उस पावर, उस कंट्री की या उस पर्सन की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वैसे ही कॉलोनाइजेशन का, कॉलोनाइजेशन क्या होता है, किसी भी वीक कंट्री को कोई पावरफुल कंट्री हर तरीके से अपने कंट्रोल में कर ले, तो वो क्या कहलाता है, कॉलोनाइजेशन कहलाता है। आपकी बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, कॉलोनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग लैंड एंड द कंपोनेंट्स। कॉलोनाइजेशन रेफर्स टू द स्ट्रिक्टली ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब होता है कहीं, माइग्रेशन मींस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड आवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। हमारी रिक्वायरमेंट्स के लिए किस, या मूविंग फॉर आवर एम्बिशन, मूविंग फॉर फुलफिल आवर एम्बिशन, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मूव करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो माइग्रेशन कहलाता है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए, ठीक है, उन्होंने माइग्रेट किया एक जगह से दूसरी जगह पे, क्यों, क्योंकि हमें एक तरह से कॉलोनाइज बना सके, हमें एक तरह से गुलाम बना सके। ठीक है, कॉलोनाइजेशन से गुलाम बनाया जा सकता है, कह सकते हो कि गुलाम बनाया जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, कॉलोनाइजेशन जो है होता है पावरफुल कंट्री वीक कंट्री को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करती है, हर तरीके से अपना, चाहे पॉलिटिकली हो, सोशली हो या इकोनॉमिकली हो, हर तरीके से अपने पावर को दूसरी वीक कंट्री के पावर को, एक वीक कंट्री के पावर पे अपनी पावर को थोपने की कोशिश करती है। ठीक है, इसको कहते हैं कॉलोनाइजेशन। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, देखो ब्रिटेन ने अमेरिका को भी कॉलोनाइज बनाया था। ठीक है, और ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनाइज बना रखा था। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो आपस में एक दूसरे को कॉलोनाइज बनाती रही हैं।
ठीक है, पावरफुल बनने के लिए, ताकतवर बनने के लिए। देखो एक तो ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई भी आदमी पावरफुल बनना चाहता है तो क्या करेगा, वो आसपास के लोगों को साथ जोड़ेगा, जैसे एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाए, ठीक है, जिससे वो पावरफुल बन जाएगा। ऐसे देश भी करते हैं, देशों में भी क्या होता है, पावरफुल कंट्री छोटी छोटी कंट्रीज को अपने साथ जोड़ लेती है, जैसे वो और ज्यादा पावरफुल हो सके या उस वीक कंट्री के साथ वो एक्सप्लॉयटेशन कर सके उनके यहाँ से। अभी वो क्या होता है, कहीं पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मिलते हैं, मान लो कोई इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे हम बात करें इंडिया, इंडिया इज नोन एज द गोल्डन स्पैरो, तो यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन उसको लूटने के लिए, उसको इन्वेंट करने के लिए हमारे इंडिया में आती है और वो उसकी जितनी भी वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, वो उसको लेके अपने वापस देश में चली जाती है। तो इससे क्या होता है, वो देश और ज्यादा पावरफुल बन जाता है, तो इसलिए भी कॉलोनाइजेशन किया जाता है। ठीक है, हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन, हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कैसे जानते हैं, ठीक है, तो देखिए थोड़ा कॉलोनाइजेशन के बारे में और जान लेते हैं। ब्रिटिश केम टू इंडिया, कन्क्वायर्ड लोकल नवाब्स एंड राजास। पहले हमारे देश में क्या होता था, राजा होते थे, ठीक है, राजपूत होते थे और कई सारे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और कई सारे डायनेस्टी ये सब होती थी, ठीक है, और नवाब होते थे, बंगाल के नवाब और कई सारे के नवाब, सिराजुद्दौला, ठीक है, और ये सब होते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर बाद में जब ब्रिटेन आई तो उन्होंने क्या किया, अपना रूल एस्टैब्लिश किया उन लोग राजाओं के ऊपर, ठीक है, तो और उन राजाओं ने क्या किया, उनकी पावर वीक होने लग गई और किसकी पावर पावरफुल होने लगी, ब्रिटिशर्स की, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को क्या बना लिया, कॉलोनाइज कर लिया। They started subjectivity of the locals, established control over economical society. They brought the changes in values, taste. देखिए हमने शुरुआत के लेक्चर में पढ़ा था, जैसे मुगल्स जब हमारे यहाँ पे आए थे तो हमारे खाने का तरीका, पहनने का तरीका, ठीक है, बोलने का तरीका, देखो बोलने में क्या है, उर्दू लैंग्वेज साथ में आने लग गई। खाने में देखिए कई तरह की चीजें हैं, जैसे नवरत्न कोरमा या सेवैया या ये सभी चीजें ये आने लग गई। मतलब हम काफी इन्फ्लुएंस होते हैं, जब कोई कंट्री हमारे देश में कॉलोनाइज करती है तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत प्रभावित होते हैं हम उस देश से, तो उसका जो कल्चर होता है, कस्टम होता है, वो भी अपनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली हमारे देश की कल्चर जो है कैसा होने लग जाता है, उस देश की कल्चर से। आज भी एजुकेशन सिस्टम जो है तो हमारे ब्रिटेन की तरह से चलता है, ठीक है, ब्रिटेन ने जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम बनाया या जिस तरह की गवर्नमेंट बना के गए, वो आज भी हम वैसा ही फॉलो करते हैं। तो देखो आज भी हम उनके कल्चर से अलग नहीं हो पाए, तो ये इफेक्ट होता है किसी देश का कॉलोनाइज करने का किसी दूसरे देश पे, ठीक है। अब हाँ देखिए, हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो पहले देख लेते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासन, जैसे कोई हर देश की अपनी खुद की सरकार होती है, ठीक है, अपने खुद रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कैसे वो काम करते हैं या किस तरह की चीजें वो करते हैं पॉलिटिकली, तो वो सभी चीजें किसमें आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। देखिए ब्रिटिश रूल चेंजेस अ लॉट इन इंडिया, ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पे बहुत चेंजेस लेके आए, ठीक है। अब इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, देखिए लेटर हाफ और अर्ली हाफ क्या होता है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर आपके कभी लिखा आ जाता है लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, तो सेंचुरी कितने साल की, 100 इयर्स की होती है, ठीक है। अब क्या है, 19 की बात हो रही है, तो हम क्या है, 21st सेंचुरी चल रही है अभी हमारी, ठीक है। 19 की अगर बात हो रही है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1800 से लेके 1900 तक की बात हो रही है, ठीक है, 19th सेंचुरी के अंदर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है लेटर हाफ, तो अर्ली हाफ होता है, देखिए 1850 के पहले का टाइम 1800 तक, और ये 1900। 1850 के पहले का टाइम अर्ली हाफ कहलाता है, और 1850 से के 1900 तक का टाइम लेटर हाफ कहलाता है। तो क्या है, 18 मतलब क्या कहना चाह रहा है, लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब ये कहना चाहते हैं 1850 से लेके 1900 तक का टाइम, समझ में आ गया होगा। लेटर हाफ जो होता है, जैसे हाफ सेंचुरी होता है, एक फुल सेंचुरी होता है। तो जैसे मान लीजिए क्रिकेट में क्या होता है, 50 रन से पहले, जैसे 0 से 50 रन के पहले मान लीजिए अर्ली हाफ हो गया, और 50 रन से 100 रन तक बीच का टाइम लेटर हाफ हो गया, ठीक है। तो मतलब 1850 से लेके 1900 तक का टाइम क्या हो गया, लेटर हाफ हो गया।
तो आप समझ गए होंगे इस चीज को कि लेटर हाफ क्या है, किस चीज के बारे में बात की जा रही है, 1850 से लेके 1900 तक के टाइम पीरियड के बारे में। तो 1850 से लेकर 1900 तक के बीच में क्या था, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, आप सभी जानते हैं। इस टाइम पे क्या है, ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था। किसका रूल होता था, ब्रिटिशर्स का रूल होता था। ब्रिटिशर्स का ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ब्रिटिश प्रशासन चलता था। सॉरी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ब्रिटिश रूल चेंज अ लॉट इन इंडिया इट्स लेटर हाफ ऑफ द 19th century बोथ द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश क्राउन ऑफ द टेक्नीशियन। ब्रिटिश क्राउन की बात हो रही है, मतलब जो ब्रिटेन में एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ जो थी या क्वीन विक्टोरिया जो थी, ठीक है, उनका रूल होता था। मतलब एक तरह से मोनार्की थी वहां पे, मतलब राजाओं का या राजाओं की फैमिली का या क्वीन का राज होता था, ठीक है, हायरार्कियल रूल होता था। तो उनका रूल था एक तरह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश की सरकार हमारे देश में चलती थी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार में सरकार किस तरह चलती है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कहा जाता है। किस तरह से शासन किया जाए, रूलिंग सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है रूलिंग सिस्टम, कि किस तरह से शासन किया जाता है, इसको प्रशासन कहा जाता है। किस तरह से किस देश का शासन है, शासन मतलब उस टाइम में किसका था, ब्रिटेन का था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कब था ये, लेटर 19th century, ठीक है। तो ये याद रखना, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था 19th century के पास में, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि ब्रिटिश क्राउन इन द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस are heralded by the industrial revolution had the effect of the close intervening the economical and the Great Britain. In fact, many of the major changes in the transport and communication that is typically around the crown rule of India, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चेंज होने लगी, कम्युनिकेशन और जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी। आइजेशन का मतलब होता है, कॉलोनाइजेशन मतलब होता है कि किसी देश को मतलब बढ़ाने की प्रक्रिया, ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण, ठीक है। औद्योगिकरण मतलब उद्योग, मतलब इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का बढ़ाना इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। कॉलोनाइजेशन मतलब देशों को बढ़ाना, अपने देश की टेरिटरीज को स्प्रेड करना, एक्सपेंड करना, ठीक है, वो कॉलोनाइजेशन कहलाता है। तो इसमें देखिए क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिश पीरियड के अंदर क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही थी। तो इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही थी तो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा था और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो देखिए क्या है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कि ट्रेड करने के लिए हमारे इंडिया पे आए। तो उन्होंने देखा कि भाई इतना ज्यादा वेल्थ है, इतनी ज्यादा हमारी प्रॉस्पेरिटी है इंडिया में, तो क्या है, उनके मन में ऐसा होने लगा कि क्यों ना हम इस देश को कॉलोनाइज कर लें, क्यों ना हम ऐसे देश को अपने अंडर में कर लें। तो देखिए क्या है, इसलिए जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आए, पहले उन्होंने ट्रेड किया, ठीक है। ट्रेड करते करते धीरे धीरे उन्होंने क्या करने लग गए, धीरे धीरे वो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली हर तरीके से उन्होंने हमारी कंट्री को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया और कॉलोनाइज बना लिया, ठीक है। तो इंडिया क्या बन गया, हमारे ब्रिटिश इंडिया क्या हो गया, ब्रिटिश का कॉलोनाइज कंट्री बन गई, ठीक है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दे रखा है। ऑल द चेंजेस, देखिए इसमें क्या है, ऑल द चेंजेस वर सिक्योर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। हमें सब चीज रिकॉर्ड में देखने को मिलती है। रिकॉर्ड क्या होता है, किसी बहुत पुराने टाइम पे किसी कोई काम हुआ है, जैसे पास्ट में जो भी काम किया है उसको सेव करके रखना, उसको सिक्योर करके रखना रिकॉर्ड की फॉर्म्स में। These records were written by Britishers officials to keep the track in their work and changes. तो इन रिकॉर्ड में वो क्या करते थे, अपने सारे कामों को सेव करके रखते थे। जैसे कि क्या है, फ्यूचर में कोई भी अगर उनके बारे में पढ़ना चाहेगा तो उनकी बातों को समझ सकता है या जान सकता है किस तरह से वो काम करते थे, किस तरह का उनका शासन या एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, ये सब हमें रिकॉर्ड्स में मिलता है। देखिए हिस्ट्री के बारे में या तो हम म्यूजियम में जान पाते हैं, कई तरह के हिस्ट्री के सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो वो होते हैं जो कि हमें खुदाई के तौर पे मिलते हैं, खुदाई करने का किसी चीज की खोज हो जाती है तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है, ठीक है। लिटरेरी सोर्स वो होता है जो हमें किताबों में, रिकॉर्ड्स में या किसी रिटन फॉर्म में हमें मिलता है, वो लिटरेरी सोर्स कहलाता है। तो ये क्या है, रिकॉर्ड्स की फॉर्म में मिले, मतलब इट इज अ लिटरेरी सोर्स वी फाउंड द in which we know about the British administration। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें पता चलता है। अब देखो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन के बारे में सोर्स कैसे मिलती है, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी हम देख लेते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन की जो सोर्स होती है वो हमें कहां से, अभी मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन क्या है, या तो हम आर्कियोलॉजिकल तरीके से इंफॉर्मेशन पाते हैं,
या लिटरेरी तौर से हम पाते हैं। देखिए सोर्सेज, हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या है, लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो सोर्सेज इन सभी के बारे में आखिर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार ऐसी होती थी, ब्रिटिश ने हमें गुलाम बनाया, ब्रिटिश ने हमारे साथ ये किया वो किया, ये सब चीजें की। आखिर हमें इसके बारे में पता कैसे चलता है, हाउ वी कैन नो द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, वी कैन लर्न इन दिस सेशन। देखिए क्या दे रखा है इसमें, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इस तरह की सोर्सेज थी, ठीक है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कि हमें इसके बारे में जानकारी आके मिलती क्या है, कहीं हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, इसका कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, क्योंकि कोई भी जानकारी हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए, कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। तो इसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ब्रिटिश केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दे डिड, वो जो भी काम करते थे ब्रिटिशर्स वो सब रिकॉर्ड्स में रखते थे। रिकॉर्ड्स क्या होता है, किसी एनवलप की फॉर्म में उसको संभाल के रखते होंगे, या किसी चीज में इसको बिल्कुल ग्लास के अंदर बिल्कुल सेव करके रखते होंगे। अब देखिए कोई हमारी मार्कशीट होती है या कोई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है, तो उसको क्या करते हैं हम लैमिनेट करा के रख लेते हैं, जैसे वो काफी टाइम तक हम उसको सेव करके रख सकें। इसलिए ब्रिटिशर्स भी क्या करते थे, रिकॉर्ड्स को सेव करके रखा करते थे। These records were kept in the rooms called record rooms, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कहां सेव करते थे, सेव रिकॉर्ड्स, ठीक है, लिखित लिटरेरी सोर्स के तौर पे कहां पे होता था, रिकॉर्ड रूम में, मतलब वहां पे बहुत सारे रिकॉर्ड रखे रहते थे। अगर सुप्रीम कोर्ट के भी रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के, वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड रूम में सब चीजें सेव रखते हैं कि किसने कब क्या क्राइम हुआ, क्या चीज हुई, वो सब चीजें रिकॉर्ड रूम में सेव रहती है। अब देखिए आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है, सारे रिकॉर्ड हम कंप्यूटर में सेव करके रहते हैं, लेकिन आज से पहले तो भाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। तो क्या करते थे हम, रिटन फॉर्म में उसको पेपर पे बिल्कुल रोल बना के रख देते थे, जैसे आगे जाके फ्यूचर में कोई इसको पढ़ सके। लेकिन आज तो क्या करते हैं हम, कंप्यूटर में सब चीजें सेव कर देते हैं। तो आज तो बहुत मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, लेकिन आप सोचिएगा उस टाइम पे तो मॉडर्नाइजेशन था नहीं, तो लोग क्या करते थे, रिकॉर्ड को सेव करते रहते थे रिकॉर्ड रूम्स के अंदर। आजकल तो मेमोरी कार्ड में भी रिकॉर्ड सेव हो जाते हैं, ठीक है। आजकल तो क्या होता है, मोबाइल में हम कितने सारे रिकॉर्ड सेव करके रखते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो नहीं था, तो इसलिए रिकॉर्ड रूम में सेव करके रखते थे। द रिकॉर्ड वर क्रिएटेड विद द गोल्स to preserve the original order to records as much as possible and to clarify the administrative history of the record. Each series of record was assisted in the letter. हर सीरीज जो थी रिकॉर्ड की वो लेटर में होती थी, जैसे रिकॉर्ड ए, रिकॉर्ड बी, रिकॉर्ड सी, ठीक है। इस तरह से हर एक रिकॉर्ड अलग अलग चीजों के बारे में हमें बताता था, ऐसे जेड तक होता था, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे कई सारे रिकॉर्ड होते थे। हर रिकॉर्ड में अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती थी, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड, लेटर्स, मीमोज, सर्वेज, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑटोबायोग्राफीज, रिपोर्ट, एक्सपीरियंस एंड ट्रैवलर्स, ठीक है। ये सभी लिटरेरी सोर्स के पार्ट है। ये सभी किसमें मिलते हैं, हमें रिटन फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। पुराने टाइम पर रॉक एडिक्ट्स मिलते थे, पत्थरों पे लिखी हुई चीजें मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे पेपर आए फिर उसके पेपर पे लिखी हुई चीजें मिली, हमें लेटर्स मिले, फिर ये आर्कियोलॉजिकल, अब कई बायोग्राफी क्या होती है कि किसी की लाइफ के बारे में स्टोरी लिखना बायोग्राफी कहलाती है। और ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, खुद की कहानी लिखना ही ऑटोबायोग्राफी। मान लो मैं अपनी खुद की कहानी लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ। मान लीजिए मैं किसी और की कहानी लिखता हूँ या मैं आपकी कहानी लिखता हूँ, तो वो क्या है, बायोग्राफी कहलाएगी। मतलब आपकी कथा, आपकी कहानी लिखूंगा तो वो बायोग्राफी है, अगर मैं अपनी खुद की कहानी लिखूंगा तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है, ठीक है। मतलब ये मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, ये सब किसमें है, रिटन फॉर्म में। तो जो भी चीज रिटन फॉर्म में होती है वो लिटरेरी सोर्स होती है, ठीक है। तो ये सभी चीजें रिकॉर्ड में सेव करके रखी जाती थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि give some example of the literary source, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, सर्वे, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, बहुत तरह के चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस गैदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फ्रॉम द रिपोर्ट्स, मीमोज, नथिंग, नोटिंग एंड लेटर्स प्रिवेंट इन द 19th सेंचुरी इन द आर्काइव्स और रिकॉर्ड रूम, ठीक है। ये जितने भी लेटर्स होते थे, रिकॉर्ड रूम होते थे, आर्काइव्स होते हैं, जो रिकॉर्ड रूम मतलब एक तरह से आर्काइव्स होते थे, एक तरह के बड़े से एक तरह से बिल्डिंग्स होती थी जिसमें कि वो सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे। रिकॉर्ड रूम नहीं होते थे, आर्काइव्स, जितने भी लेटर्स होते थे, रिकॉर्ड होते थे जो कि सेव करके रखे जाते थे, तो ब्रिटिशर्स क्या बनाते थे, आर्काइव्स, एक तरह की बिल्डिंग होती थी जहां पे सारे रिकॉर्ड सेव रखे जाते थे, ठीक है।
ये सब चीजें रखी जाती थी। अब पूछा जाता है व्हाट इज आर्कीव? आर्कीव आर द रिकॉर्ड रूम्स इन व्हिच ऑल द रिकॉर्ड्स वर सेव्ड बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। या कोई भी चीज है आर्किव, आज हमारे क्या होता है म्यूजियम होते हैं, म्यूजियम में क्या है, लेकिन वो क्या है आर्कियोलॉजिकल सोर्स से जो चीजें हमें मिली है वो तो म्यूजियम में होती है, लेकिन जो चीज लिटरेरी सोर्स जो चीज हमें लिखित रूप में मिली है वो हम आर्किव्स में रखते हैं। आर्किव्स में लिटरेरी सोर्स की चीज रखते हैं और म्यूजियम में आर्कियोलॉजिकल सोर्स। जैसे कोई मम्मी मिली है या कोई बहुत बड़ी स्टोन मिला है, किसी की स्वॉर्ड मिली है, महाराणा प्रताप की स्वॉर्ड है, कुछ भी है, वो तो हम म्यूजियम में रखेंगे क्योंकि बिकॉज दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स। और लेकिन जो लिखित है, जो रिटन फॉर्म में है, उसको हम आर्किव्स में रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक आर्किव दे रखा है आपकी पिक्चर के अंदर, द नेशनल आर्किव्स ऑफ इंडिया कम अप टू द 1920। फिर 1920 में एक तरह से ये आर्किव्स हमारे यहाँ बना। आर्किव्स इस तरह से होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स सेव करके रखे जाते हैं। बाय द एंड ऑफ द 19th century census of Indian provinces were being carried out every 10 years। देखिए सेंसस क्या होता है? सेंसस होता है, देखिए जनगणना होती है, रिकॉर्ड होते हैं। रिकॉर्ड हर हमारे यहाँ पे क्या होता है सेंसस, एक्चुअली यहाँ पे आप थोड़ा सा डाउट होगा आपको, मैं यहाँ पे सीक्वेंस में बताता हूँ आपको। देखिए क्या होता है सेंसस, क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसस जानते हैं। किसी भी चीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाहें या किसी भी चीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं वो हमेशा हर सेंसस में निकलती है। सेंसस जो होता है एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में सेंसस निकाला जाता है। मान लीजिए पॉपुलेशन के बारे में जानना है हमें कि पॉपुलेशन इतने साल से इतने साल तक कब से कब तक कितनी रही, तो वो हर 10 साल में होता है। मान लीजिए कि कितने लिटरेट पीपल हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, कितनी फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितने चाइल्ड बर्थ होते हैं, कितनी डेथ होती है, ठीक है, इन सभी के बारे में हम जो डाटा निकालते हैं वो हमेशा सेंसस में निकलता है। ठीक है, सेंसस में हम क्या क्या निकाल सकते हैं? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेथ रेट, डेथ एंड बर्थ रेट, ठीक है, और एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी चेंजेस होते हैं, कुछ भी होते हैं हर 10 साल में। मान लीजिए कि हमारे अभी पॉपुलेशन, जैसे हम पढ़ते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है या राजस्थान की पॉपुलेशन इतनी है, जयपुर, तो हम कैसे निकालते हैं? देखिए सेंसस हमेशा निकलता है। जैसे मान लीजिए अब जो हम डाटा देख रहे हैं वो 2011 से लेके 20 तक, ये पूरा एक सेंसस हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो रिकॉर्ड है, अब जो भी रिकॉर्ड आएंगे वो हमारे 2020 से लेके 21 से लेके 2030 तक का देखा जाएगा। फिर ठीक है, इसका जो रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, इसका जो रिकॉर्ड आएगा वो हम फिर देखेंगे उसको 2031 से लेके 2040 तक। ठीक है, तो मतलब हमेशा रिकॉर्ड क्या होते हैं, हर 10 साल में रिकॉर्ड होते हैं, सेंसस चेंज होते रहते हैं। और 10 साल के लिए जाते हैं हमेशा, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी कंट्री है, उसमें पॉपुलेशन को चेक करना, ये सब करना, उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो वो एक साल में नहीं हो पाता, कई साल लगते हैं उसमें। ठीक है, और पूरा रिकॉर्ड चेंज होने में और कई चीजों को देखते हुए हर 10 साल में सेंसस काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पूरा कर लिया। ठीक है, ये सब पॉइंट। अब एक पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड, कि ऑफिशियल रिकॉर्ड, इन रिकॉर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस क्या होता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑफिशियल रिकॉर्ड। इन रिकॉर्ड्स का इंपॉर्टेंस है। रिकॉर्ड्स हमने बात की कि रिकॉर्ड्स में इंफॉर्मेशन रखी जाती है, आर्काइव्स के अंदर, रिकॉर्ड रूम्स के अंदर हम सारी रिकॉर्ड्स को रखते हैं। आखिर इन रिकॉर्ड को रखने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है इन रिकॉर्ड को रखना, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारा इसके बाद लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, कंटिन्यू रहिए, इसमें हर पॉइंट को हम क्लियरली डिटेल में डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा कि रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, और हमने पीरियडाइजेशन देखा कि पीरियडाइजेशन कैसे किया गया। जेम्स मिल ने पीरियडाइजेशन किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स के बीच में, लेकिन इंडियन स्कॉलर्स ने इसको क्लासिफाई किया एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। फिर उसके बाद हमने इसके बारे में पढ़ा कि क्या क्या चीजें थी। कॉलोनाइजेशन क्या होता है, कोई भी पावरफुल कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे हमारे पावर को, मतलब अपनी पावर को कैप्चर करने की, मतलब अपनी पावर को दूसरी स्मॉल कंट्री की पावर पे थोपने की कोशिश करती है, वो कॉलोनाइजेशन कहलाता है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली। ठीक है, अब इसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, कोई भी
सरकार होती है वो किस तरह से, रूलिंग सिस्टम किस तरह सरकार होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में हमने पढ़ा कि रिकॉर्ड्स के बारे में, कि रिकॉर्ड्स रूम के अंदर सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, जैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में फ्यूचर आने वाले टाइम पे हमें पता चल सके। ठीक है, रिकॉर्ड ABCD ऐसे करके रिकॉर्ड्स होते थे जैसे हर एक के बारे में। और रिकॉर्ड रूम जो होते थे इनको आर्काइव्स भी कहा जाता है। जो लिटरेरी सोर्स होते हैं इनको आर्काइव्स में रखा जाता है, और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं उनको हम रखते हैं म्यूजियम के अंदर। सेंसस मतलब जनगणना जो होती है, कोई भी चीज होती है वो हमेशा हर 10 साल में होती है। जैसे 2011 से 20 की जो जनगणना है वो हम फिर उसके बाद में पढ़ेंगे। फिर उसको 2021 से 30 की, फिर 2031 से लेके 40 तक की, इसलिए हर 10 साल में सेंसस काउंट किया जाता है। आज भी हम इसी तरह से सेंसस काउंट करते हैं। ठीक है, आगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।